बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदेद मॉर्निंग विद परा में। दुआ उम्मीद यही आप जहां कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मजे सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। एक रिसर्च जो कि पिछले दिनों रेफरेंसेस में हमने उसका जिक्र किया, लेकिन कभी तफसील से आपके साथ शेयर करने का मौका नहीं मिला। मुकम्मल तफसील के साथ तो अभी भी मैं नहीं बता सकती, लेकिन बहुत तेजी के साथ आपको उसके बारे में बताते हुए डॉक्टर स्टीफन कार्लेवन एक ऐसे शख्स थे जो कि रहे हैं इसराइल में तकरीबन 3 साल। इसराइल एक ऐसा मुल्क है, हम जानते हैं, जो बहुत सारी जगहों पर आलमी फैसलात पर असरअंदाज होता है। आलमी फैसले जो हैं वो उनकी मर्जी के, उनकी मंशा के मुताबिक किए जाते हैं। वो कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट्स को, ना सिर्फ गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करते हैं बल्कि ताकतवर तरीन जो इकोनॉमीज है उनको कंट्रोल करने के जरिए से और आलमी मईशत पे छाए होने की वजह से वो पूरी दुनिया की जो सियासत है और पूरी दुनिया की जो बिसात है उसको बड़ी हद तक उस पे जो सबसे कामयाब हो रहे हैं वो यहूदी ही हैं। हम ये भी जानते हैं जितने नोबेल प्राइज आज तक दिए गए, मैंने आपको एक दफा पूरी लिस्ट पढ़ के बताई थी, उनमें से मेजॉरिटी सिर्फ 2 ऐसे हैं जो कि मुसलमानों के हिस्से में आए, बाकी तमाम तर जो हैं वो यहूदियों के हिस्से में हैं। अगर हम कारोबार का देख लें तो जितने बड़े बड़े ब्रांड्स जी जितने हम सुनते हैं जो बड़े एस्टैब्लिश्ड हैं, बहुत ज्यादा कामयाब हैं, वो सब यहूदियों के हैं। तकरीबन 70% कारोबार जो है वो इनके हाथ में है, आलमी मईशत का, पूरी दुनिया का इसका मतलब है। सो ये तमाम चीजें ये साबित करती हैं कि वो एक कामयाब कौम है, एक कामयाब नस्ल है। ऐसी कुछ उनमें गुण, ऐसे कुछ हुनर, ऐसे कुछ वस्फ जरूर है जिसके बिना पर वो पूरी दुनिया में अपनी ताकत का, अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हैं। डॉक्टर स्टीफन कार्लेमन जब 3 साल के अरसे में वहां पर रहे अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, तो उसमें एक उन्होंने ये भी किया, उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि आखिर वजह क्या है, आखिर ऐसी बात क्या है, क्या ये अल्लाह ताला की तरफ से ही इनको ब्लेस्ड है कि इतने ज़हीन है या इतनी काबिलियत है इनमें कि इनको कोई हरा नहीं सकता, मात नहीं कर सकता जिस मैदान में हम देखें ये छाए हुए हैं, और या फिर इसकी वजह कुछ अवामिल हैं, कुछ ऐसी खास बातें हैं जो कि इनकी तर्ज जिंदगी में, जो इनके तर्ज फिक्र में, जो कि इनके लाइफ स्टाइल में शामिल है, जिसकी वजह से इन लोगों के अंदर वो सलाहियतें पैदा हो जाती हैं। याद रहे कि इसराइल को अगर आप नक्शे पे देखें ना तो आपको बिल्कुल एक पॉइंट लगाना, डॉट लगाना पड़ता है, और डॉट से थोड़ा सा बड़ा वो एरिया है जो कि इसराइल के नक्शा जो है पूरी दुनिया के ऊपर जितना शो होता है। आबादी उसकी तकरीबन 61 लाख आप कह सकते हैं, जो अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं तो जितना ये एरिया है दोनों शहरों को अगर आप देखें, इससे बड़ा मुल्क नहीं है और तकरीबन इससे ज्यादा आबादी नहीं है, लेकिन उन लोगों की इतनी, मतलब उनमें से हर बंदा जो है वो एक जाइंट, हर बंदा जो है वो इंतहाई काबिल। सो जो उन्होंने रिसर्च की उसके नतीजे में उन्हें पता चला कि माएं उन्हीं दिनों से जबकि वो एक्सपेक्ट करती हैं, जिसे हम अर्ली ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, यानी जब अभी बिल्कुल हमल ठहरता ही है, तो वो बाकायदा रियाजी की मशकें, मैथ्स के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करती हैं, और डेफिनेटली उनके हस्बैंड जो है उनके साथ उसमें शामिल होते हैं। वो दोनों मिलकर ये प्रैक्टिस करते हैं, और ये प्रैक्टिस बिल्कुल इस तरह से की जाती है कि जिसमें बोला जाता है कि ये हो तो क्या बनेगा, और ये जिसे हम मेंटल मैथ भी कह सकते हैं, और इस तरह की बहुत सारी और डिवाइस एक्टिविटीज हैं जो कि वो लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि जो हामिला खातून है उस जो खाती है और जो वो सोचती है, और खासतौर पे जिस तरह के उसके ज़हनी मशागल रहते हैं, उसका डायरेक्ट असर जो है वो बच्चे के ऊपर, यानी नस्ल के ऊपर, जो शख्स, जो इंसान दुनिया में आने वाला है उसकी शख्सियत के ऊपर, उसकी सोच के ऊपर पड़ रहे होते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि वो मौसीकी में गहरी दिलचस्पी लेती हैं, वो मौसीकी सुनती हैं, बजाती हैं, गाती हैं। ये बताने की तो जरूरत ही नहीं है कि एक रिलैक्स एनवायरनमेंट में उनको रखा जाता है जहां पर कोई सास के ताने नहीं होते, जहां पर कोई शौहर की बदमिजाजी नहीं होती, बल्कि उनको इस तरह से देखा जाता है कि वो जन्म देने वाली हैं एक ऐसे शख्स को, एक ऐसी इंसान को जो कि दुनिया में कुछ करने की काबिलियत और सलाहियत रखे। उनका फोकस होता है कि एक ज़हीन इंसान को पैदा किया जाए। सिर्फ बच्चे पैदा करना या सिर्फ इसलिए पैदा कर देना कि हम इस्टेब्लिश हो जाएंगे खानदान में, या हमें कोई कुछ कह नहीं सकता फिर, या फिर ये कि एक दफा बच्चा पैदा हो जाए तो फिर ये शौहर जो है ये काबू में आ जाएगा, इन सोचों से बरक्स जो थॉट होता है उसके पीछे वो ये कि एक ज़हीन इंसान पैदा किया जाए, और ये थॉट सिर्फ उस औरत का नहीं होता बल्कि उस पूरे खानदान का मतमय नजर जो है वो यही होता है। सो इसी को जब वो सामने रखते हैं और उनके टारगेट और उनकी सोच बिल्कुल क्लियर होती है, तो खाने पीने के ऊपर भी खास दिलचस्पी और खास तवज्जो दी जाती है। हामला खातून की खुराक जो है वहां पे ज्यादातर बादाम, दूध, और कहा जा रहा है कि मछली इसमें शामिल होती है, और ये खजूर, ये तमाम चीजें वो हैं जो कि वो बहुत शौक से अपनी खुराक में लेती हैं। दोपहर के खाने में मछली बहुत शौक से खाती हैं, क्योंकि ये भी उनकी रिसर्च जो है वो साबित करती है कि मछली जो है वो ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये तो वो तमाम चंद अवामिल हैं जो पैदा होने से पहले। जब बच्चा दुनिया में आंख खोलता है तो उनके बच्चे जो है 3 जबानें जरूर बोलते हैं, जिसमें एक अरबी है, एक इब्रानी है और एक अंग्रेजी है। हर बच्चा जो है
اس کو جو ایکسرسائزز یا جو ان کی گیم یا ایکٹیویٹیز کہہ لیں یہ ہمارے لیے ہیں, یہ گیم بوائز اور یہ کارٹون نیٹ ورک اور یہ فلان اور ڈھمکان, ان کے بچے یا تو زیادہ تر تیر اندازی کرتے ہیں, شوٹنگ کرتے ہیں, یا دوڑ کی جو مقابلے ہوتے ہیں جس میں جسمانی فزیکل فٹنس جو ہے اس کے اوپر, اور خاص طور پہ تیر اندازی اور شوٹنگ کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ ان ایکٹیویٹیز میں رہتے ہیں ساری زندگی ان کے فیصلے, ان کی ججمنٹ اور ان کے اندر ایک خاص طرح کی طاقت اور ایک خاص طرح کی صلاحیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اچھا پھر اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رہے, ہم نے گھروں میں بڑا عام دیکھا ہے نا, اور سگریٹ نوشی پبلک جگہوں پہ حکومت نے منع کر دی ہے, چلے ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح پابندی لگا دی ہے, اسکولز نے اپنے کیمپسز میں الاؤڈ کر دیا ہے کہ بیٹے اگر آپ نے پینا ہے تو وہ ہے اسموکنگ روم, آپ پلیز وہاں جا کر آرام سے اسموک کیجئے اور پھر آپ باہر آ جائیے, سب لوگوں کے درمیان اسموک نہ کریں. لیکن جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو ہم اس کا بھی خیال نہیں کرتے, ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم بچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, بزرگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی حاملہ خاتون ہمارے پاس ہے, ہم آرام سے جو ہے وہ سگریٹ نکالتے ہیں اور پینا شروع کر دیتے ہیں. یاد رہے کہ سگریٹ کے جتنے برانڈز ہیں وہ بھی زیادہ تر یہودیوں کے یعنی جیوز جو ہے انہی کے ہی ہیں, لیکن ان کے اپنے گھروں میں اتنی سختی ہے کہ اگر آپ مہمان بھی, اور مہمان کی بڑی وہاں تواضع کی جاتی ہے, بڑی مہمان کے ساتھ ملنساری اور جو ہم ساری روایتی کہانیاں سنتے ہیں مہمان نوازی کی وہ تمام اسی طرح سے موجود ہیں, لیکن آپ ان کے گھر میں سگریٹ نہیں پی سکتے. اگر آپ پینے کا ارادہ کریں تو وہ آپ کو بڑی پولائٹلی کہہ دیں گے کہ آپ باہر جا کے پی کے آ جائیں, لیکن سگریٹ یہاں نہیں پینی. کیوں؟ کیونکہ ان کا کہنا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ سگریٹ جو ہے انسان کے ڈی این اے کو, اور خاص طور پہ اگر آپ پریگنینسی میں ہیں تو جو جینز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں ان کے اوپر ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کو تباہ کرنے میں بڑا اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہیں. اچھا اب اس کے بعد جب بچے پڑھنے کی اسٹیج پر آتے ہیں تو کلاس اے جسے ہم کہتے ہیں 6 گریڈ کہہ لیں یا تقریباً 8-10 سال کی عمر کہہ لیں, جس میں ہم ابھی بچوں کو 1+2, 2+4 یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں, یا کانسیپٹس یا کانسیپچل میتھس جو ہے اس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں, وہ کاروباری میتھس پڑھاتے ہیں جس میں یہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بچوں کو بھی بڑی مشکل آتی ہے کہ اگر آپ کسی دکان پہ گئے ہیں اور آپ نے 12 انڈے لیے ہیں اور 12 انڈوں کی قیمت جو ہے 14 روپے تھی اور آپ نے 100 روپے دیے تو واپس کتنے آئیں گے. سو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں وہ بڑے کمانڈ ان کو دی جاتی ہے اور ان کو سکھایا جاتا ہے باقاعدہ. ڈاکٹر اسٹیفن کارلیون نے یہ بھی کہا کہ جب انہوں نے کمپیریزن کیا کیلیفورنیا میں انہی بچوں کا اسی عمر کے بچوں کے ساتھ, تو انہیں پتا چلا کہ کیلیفورنیا کے بچے جو ہیں وہ ذہنی استعداد میں اسرائیل کے بچوں سے تقریباً 6 سال پیچھے تھے. آپ اندازہ لگا لیں ہمارے یہاں پر جو ورژن آف اسٹڈی پڑھایا جاتا ہے جس میں کہ یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جو پڑھایا جا رہا ہے وہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے, اس سے کیا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, وہ ٹارگٹ کتنے عرصے میں اچیو ہوگا, اور جو ٹارگٹ اچیو ہوگا اس کے بعد جو آئندہ ان دا لانگ ٹارگٹ ہے اس میں یہ کتنا ہیلپ فل, کتنا امپورٹنٹ اور کتنا اہم ہے, اور یہ کون سی اسٹیج ہوگی اس کی. ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ ماشاءاللہ باہر سے اچانک کچھ ایکسپرٹس آتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں یہ چند چیزیں نکال دیں, یہ چند چیزیں ڈال لیں, اس لیے کہ یہ چند چیزیں پڑھ کے جو ہے نا وہ ہمارے مفاد پہ ذرا زد پڑتی ہے, وہ اس لحاظ سے اپنے بچوں کو لے کر چلتے ہیں. پھر اس کے بعد جب بچے یونیورسٹی لیول پہ آتے ہیں, ہائی اسکول میں ہمارے یہاں نا آرٹس پڑھنا, وہاں سائنس کے مضامین کی ترویج ان کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے, کوشش کی جاتی ہے بچے زیادہ سائنس کے مضامین جو ہیں وہ پڑھیں. یونیورسٹی میں جب وہ آتے ہیں تو وہاں پر چند چیزیں جو ہیں ان کے اوپر خاص طور پہ فوکس کیا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ آخری جو چند سال ہوتے ہیں اس میں کاروبار کو اسٹڈی کرنا, بزنس کو اسٹڈی کرنا جو ہے وہ بہت اہم ہے, اور ان لوگوں کو پاس کیا جاتا ہے, گروپس بنائے جاتے ہیں جو اختراعی اور عملی منصوبے بنائیں, پروجیکٹس ڈیولپ کریں. وہ گروپ کامیاب ہوتا ہے جو تقریباً $10 تک کا $10 لاکھ میں لکھا ہوا ہے, ہاں $10,000 تک کا منافع جو ہے وہ کم از کم کماتا ہے. سو وہ لوگ صرف ڈگری گرانٹ کیے جاتے ہیں. ہم پھر حیران ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں دنیا کی معیشت پہ اور کاروبار پہ چاہے, جبکہ ہمارے ہاں ہر بچہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے کسی کے بھی ذہن میں کاروبار کرنا یا کاروبار میں کامیاب ہونا نہیں ہوتا. 100% اگر لوگ پڑھ رہے ہیں تو اس میں سے 90%, 95% جو ہے وہ کسی نہ کسی نوکری کی خواہش جو ہے یا کسی نہ کسی نوکری کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہوں گے. اسی لیے یہ بہت امپاورڈ لوگ ہیں, ان کے اوپر کوئی بھی غلبہ جو ہے, یہ امپلائرز ہیں, ہمیں ان سے نوکری چاہیے ہوتی ہے اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہمیں ان کے ایجنڈا اور ان کے اصولوں اور ان کی باتوں کو ماننا پڑتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں, انہوں نے اپنا ایک اسٹیبلش کیا ہوا سوشل سیٹ اپ بھی. نیو یارک میں اگر آپ جائیں تو ان کا ایک سینٹر ہے جہاں پر کہ لوگوں کو فری آف کاسٹ, جسے کہتے ہیں بلا سود قرضے وہ دیے جاتے ہیں. اگر فرض کیا ہم میں سے کوئی جیو ہے اور اس کے پاس ایک اچھا منافع بخش آئیڈیا ہے, وہ لے کر وہاں پر جائے گا
वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं वो उनको बिला सूद कर्जे देंगे और वो अपना कारोबार शुरू करेंगे इस तरह से। जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मशरूबात के नाम ले लें आप, ड्रेसेस के नाम ले लें आप, इनमें से ये एक दूसरे को सपोर्ट करने का, एक दूसरे का साथ देने का, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का, ये जो इनके अंदर एक सोशल एलिमेंट है, उसकी वजह से भी ये छोटी सी कम्युनिटी दुनिया पर छाई हुई है। अच्छा, फिर उसके अलावा एक और चीज बड़ी अहम है, आपको पता है मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, इवन अगर ज्यूज जो हैं वो मेडिसिन स्टडी करें भी, तो उसके बाद यही जो मैं आपको बता रही हूँ दारा, जो न्यूयॉर्क में जिसका मेन सेटअप है, वहां पर उनको ये प्रमोट किया जाता है और उनको इनकरेज किया जाता है कि बगैर किसी हॉस्पिटल में नौकरी करने के बजाय वो वहां से कर्जा लें, बिला सूद कर्जा, और अपना एक कारोबार शुरू करें। इसलिए ज्यादातर जो यहूदी डॉक्टर्स हैं वो हमें प्राइवेट प्रैक्टिस में नजर आते हैं, उसमें नौकरियों के बजाय। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एक सोच है जो कि प्रिवेल करती है, और ये नस्ल दर नस्ल किया जाने वाला वो काम है जो किसी भी जगह पर अगर राइज किया जाए तो यकीनन नताइज वही मिलेंगे जो हमें इस एक मखसूस खित्ते, इस एक मखसूस कौम के साथ मिल रहे हैं। हमने सोचना सिर्फ ये है कि हम क्या कर रहे हैं, और हमने सोचना सिर्फ ये है कि क्या हमारी प्रायोरिटीज और प्रेफरेंसेस में भी एक ज़हीन नस्ल पैदा करना, एक कामयाब इंसान पैदा करना, एक ऐसा इंसान जो एम्पावर्ड हो। जबकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है कि जो माल है, या जो इसे कह लें रिस्क का तकरीबन 70% हिस्सा, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा, मैं उसकी सही जो है वो मिस कर रही हूँ इस वक्त, वो तिजारत में है, और बाकी जो है वो फिर बाकी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। हम नौकरियों को फोकस करते हैं और फिर हम रोते इस बात को हैं कि रोजगार के मौके नहीं है या अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। सो कोशिश करनी है हमें कि हम इन तमाम चीजों को अपनी जिंदगियों में शामिल करें ताकि हम सीख सकें। बच्चों की फूड में जंक फूड बिल्कुल नहीं है। ये जो हम डिफरेंट चीजें खिलाते हैं ना अपने बच्चों को, बच्चे भी वहां बादाम, दूध, मछली और इस तरह की चीजें जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बड़ी फोकस और कॉन्सेंट्रेटेड उनकी ब्रॉटअप होता है जिसके ऊपर खासी तवज्जो दी जाती है।